हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। तो आज हम कर्नाटक में स्टाफ नर्स का जो पेपर हुआ था वो है देखने वाले हैं। तो जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक का ओनली एक यही पेपर है जो कि ऑफिशियल पेपर मुझे मिला है। तो इस पेपर से आप लोगों के लिए जिनके भी अब अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने वाले हैं तो ये पेपर उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा ही, साथ ही साथ जो लोग अदर स्टेट के लिए भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो ये हार्ड कॉपी थी पेपर की, ऑफिशियल पेपर ही है। तो यहाँ पर हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये स्टाफ नर्स का पेपर है। यहाँ पर 140 क्वेश्चन आए हुए थे इस पेपर में। तो हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक ही पार्ट में पूरे 140 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, 1 आवर तक का वीडियो हो सकता है, तो एंड तक बने रहें। जो भी लोग अदर स्टेट के लिए भी पेपर देने वाले हैं वो लोग भी इस पेपर को देख सकते हैं, जिससे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारी ऐप है जो मार्केट में आ चुकी है, बट उसमें थोड़ा सा कुछ बग है जो कि आज ही सॉल्व हो जाएगा 12 o'clock के पहले ही, दोपहर में 12 बजे के पहले ही। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और अब जो हर एक वीडियो आएगा उसमें आपको हमारी ऐप की लिंक दी जाएगी। ऐप को आपको कैसे ऑपरेट करना है वो सभी चीज़ें आपको एक सेपरेट वीडियो में आज ही आपको बता दी जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आए थे वो ये देखिए 140 क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट में 120 क्वेश्चन है, जो पार्ट सेकंड रहेगा इसमें 20 क्वेश्चन और रहेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज यूजुअली। तो ये चीज़ सबको पता है कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है किस टाइप का होता है। ऑप्शन में है यहाँ पर वाटरबॉर्न, इन्फेक्शियस, कंटेजियस या फिर नोजोकोमियल। तो ये चीज़ सबको पता है कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है कैसा होता है, नोजोकोमियल। नेक्स्ट आया था द सेफ स्ट्रेटजी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर कंट्रोल ऑफ। तो जो सेफ स्ट्रेटजी आई थी किसके लिए आई थी, ऑप्शन में कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, ट्रोकोमा या फिर ब्लाइंडनेस। तो जो सेफ स्ट्रेटजी आई थी ये आई थी ट्रोकोमा के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी। यहाँ पर जो सेफ स्ट्रेटजी है इसका मतलब क्या होता है कि सर्जरी फॉर एडवांस डिसीज, एंटीबायोटिक्स टू क्लियर द इन्फेक्शन। जो सी ट्रोकोमेटाइटिस जो इन्फेक्शन होगा, ट्रोकोमा का जो पॉजिटिव एजेंट है ट्रोकोमेटाइटिस इन्फेक्शन, उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक, फेशियल क्लीनलीनेस एंड एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। तो जो यहाँ पर सेफ का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है। एस रिप्रेजेंट द सर्जरी फॉर एडवांस डिसीज, ए रिप्रेजेंट द एंटीबायोटिक्स, एफ रिप्रेजेंट द फेशियल क्लीनलीनेस एंड ई रिप्रेजेंट द एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट इज इन मलेरिया इंडेक्स बेस्ट इंडेक्स टू नो अबाउट प्रॉब्लम इज। मलेरिया के लिए बेस्ट इंडेक्स कौन सा होगा कि प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्ट। ऑप्शन में है एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, एनिमल ब्लड एग्जामिनेशन, पैरासाइट रेट या फिर बाइटिंग रेट। तो हम यहाँ पर जो चीज़ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जिससे एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चलती है कि क्या है, तो वो है एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस। ना तो हम पैरासाइट रेट, बाइटिंग रेट और एनिमल का जो ब्लड एग्जामिनेशन है वो नहीं कर पाएंगे, बट हम पैरासाइट इंसिडेंस इस तरीके से कर सकते हैं कि जितने भी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, जितने भी न्यूली केस डेवलप हो रहे हैं तो और पूरे 1 ईयर में, तो उनको हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बेस्ट इंडेक्स क्या होगा, वो होगा एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस। नेक्स्ट इज बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए विच टेस्ट इज बेस्ट। तो ऑप्शन में पोस्ट प्रेंडियल यूरिनरी शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, फास्टिंग एंड पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। तो जो बेस्ट टेस्ट होता है वो होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिससे हम डायबिटीज़ मेलाइटिस को कंफर्म है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉस्क्यूटो ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर बाइट्स एट। तो जो डेंगू का मॉस्क्यूटो होता है वो कब काटता है, नाइट में, डे में, एनी टाइम, नाइट और डे या फिर समर टाइम। जो मॉस्क्यूटो का जो हेमरेजिक फीवर होता है, वो जो मच्छर होता है मॉस्क्यूटो का कब काटता है, दिन में जनरली। तो यहाँ पर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एट साइलेंट किलर ऑफ न्यूनेट। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि न्यूनेट में साइलेंट किलर कौन है। सो ऑप्शन है हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइपरग्लाइसीमिया।
तो साइलेंट किलर कौन कहा जाता है? न्यूबॉर्न बेबीज़ में जनरली तो वो होता है हाइपोथर्मिया। बेबीज़ का जब टेम्परेचर है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि बेबी को पूरा कवर अप किया जाता है, इससे हम हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकें। तो इसीलिए हाइपोथर्मिया के कारण ही बहुत सारे न्यूनेट की डेथ हो जाती है। तो साइलेंट किलर क्या माना जाता है? हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट इज मेजर ओपनिंग इन डायफ्राम आर ऑल एक्सेप्ट। डायफ्राम में ओपनिंग सभी होंगी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में इंफीरियर वेना केवा, ट्रैकिया, आओर्टा या फिर ईसोफेगस। डायफ्राम में जो ओपनिंग नहीं होगी वो क्या होगी? ट्रैकिया की। बाकी सभी पार्ट होंगे इंफीरियर वेना केवा, आओर्टा एंड ईसोफेगस। नेक्स्ट इज विच हार्मोन इज इम्पोर्टेंट फॉर प्यूबर्टल चेंजेस इन मेल। तो मेल्स में प्यूबर्टल चेंजेस के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होंगे? ऑप्शन में एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो प्यूबर्टल चेंज के लिए यदि मेल्स में बात की जा रही है तो होंगे टेस्टोस्टेरोन। क्या होंगे? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। इन्फेक्टेड गॉज इज डिस्कार्डेड इन विच कवर। तो जो इन्फेक्टेड गॉज होते हैं किस कलर के बैग में डिस्कार्ड किए जाते हैं? ऑप्शन में रेड, येलो, ब्लू या फिर वाइट। तो सभी को पता है कि जो इन्फेक्टेड गॉज होते हैं वो हमेशा येलो बैग में, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है जो सभी चीज़ें किस बैग में जाती हैं? येलो कलर के कवर में। नेक्स्ट इज द कोड टू बी अनाउंस्ड इन हॉस्पिटल इन केस ऑफ डिजास्टर। हॉस्पिटल में कलर कोड है जो अनाउंस किया जाता है यदि डिजास्टर की सिचुएशन है तो कौन सा कलर कोड डिसाइड किया जाएगा? ऑप्शन में है कोड पिंक, कोड ब्लू, कोड वाइट या फिर कोड ऑरेंज। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल में डिजास्टर के टाइम पर कलर यूज़ किया जाता है वो है कोड ऑरेंज। कौन सा कोड है? कोड ऑरेंज। यहाँ पर तो यहाँ पर जो कलर कोड यूज़ किया जाता है डिजास्टर में वो क्या है? कोड ऑरेंज। इनकेस आपसे एग्जाम में कोई और कलर कोड पूछा जाता है तो आपके लिए याद रखना है कि कलर रेड है जो कब यूज़ किया जाता है? जब फायर हो, आग लगी हुई हो। कोड ब्लू यूज़ किया जाता है कार्डियक अरेस्ट के लिए। कब कोड ब्लू यूज़ होता है? कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन है यदि। तो कोड ग्रीन होता है कि यदि इंटरनल इवाक्यूएशन कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में इवाक्यूएट करना है पेशेंट्स को, तो क्या यूज़ किया जाए? ग्रीन। येलो यूज़ किया जाएगा जब कोई पर्सन मिसिंग है या फिर कुछ भी कोई पेशेंट या फिर कोई नर्स, कोई भी पर्सन मिसिंग है तब क्या यूज़ किया जाएगा? येलो। बॉम्ब थ्रेट होता है तो कोड ब्लैक। वाइट में वायलेंट सिचुएशन, यदि कोई डॉक्टर नर्सेस पेशेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है तब वाइट है जो यूज़ किया जाएगा। एंड ऑरेंज यूज़ किया जाता है कोई एक्सटर्नल डिजास्टर हुआ है तो यहाँ पर डिजास्टर की सिचुएशन का ये क्वेश्चन में तो कोड ऑरेंज यूज़ होगा। यहाँ पर कोड वाइट मैंने बताया आपको कोई वायलेंट सिचुएशन हुई हो। कोड यहाँ पर पिंक यूज़ नहीं होता बट पर्पल कलर यूज़ होता है, तो कोई होस्टेज या फिर एबडक्शन के लिए है जो कोड पर्पल है जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आई होप आपको पूरे कोड है जो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बिलो गिवन। तो यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट को आपको सेकेंड लिस्ट से मैच करना है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन में है पल्स इम्यूनाइजेशन, तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन किसके लिए दिया जाता है? पोलियोमाइलाइटिस के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा मैच करके दिखा देती हूँ। फिर यहाँ पर है कि लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, तो यहाँ पर जो लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है वो कौन सी है? तो यहाँ पर जो लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है वो ट्यूबरक्लोसिस की। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बी से फोर्थ मैच होगा। फिर है यहाँ पर किल्ड वैक्सीन, तो किल्ड वैक्सीन यहाँ पर टाइफॉइड ही है। लास्ट बचता है ह्यूमन डिप्लॉइड सेल वैक्सीन, तो वो क्या है? रेबीज। तो इस तरीके से आपके जो आंसर होंगे वो क्या होगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के? वो होगा सी। ए का यहाँ पर बी है, बी का यहाँ पर फोर्थ है एंड सी का यहाँ पर थर्ड है एंड डी का यहाँ पर फर्स्ट है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट इज रैसेस इन मीजल्स अपीयर इन विच स्टेज ऑफ डिसीज। तो रैसेस देखने को मिलते हैं मीजल्स में, तो कब किस स्टेज में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन में प्रोड्रोमल, इरप्टिव, पोस्ट मीजल्स स्टेज या फिर ड्यूरिंग ऑल स्टेज। तो रैसेस देखने को मिलते हैं इरप्टिव स्टेज में। नेक्स्ट इज एक्टिव इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एक्टिव इम्यूनिटी सभी के थ्रू है जो मिल जाएगी बट किसी एक को छोड़कर। इनोक्यूलेशन ऑफ लाइव और किल्ड वैक्सीन, इनोक्यूलेशन ऑफ टॉक्साइड्स, इनोक्यूलेशन विथ सीरम या फिर इनोक्यूलेशन विथ एजेंट्स।
तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है जो सभी के थ्रू मिलेगी, बट किसी एक को छोड़कर, तो होगा सीरम, इनोक्यूलेशन विद द सीरम। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग रूबेला वैक्सीनेशन फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू। तो यदि किसी को रूबेला वैक्सीन दी जाती है तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी? ऑल चिल्ड्रन 15 to 39 ईयर्स ओल्ड फीमेल, एडोलेसेंट गर्ल्स या फिर प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो वैक्सीन है फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? तो वो देंगे हम 15 to 39 ईयर की फीमेल को, क्योंकि ये क्या है, एलिजिबल ग्रुप की फीमेल मानी जाएंगी, एलिजिबल कपल एज में आएंगी, प्रेगनेंसी स्टेज में है जो रूबेला अवॉइड की जाती है। तो जो हम फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर देंगे वो किसको देंगे? 15 से 39 साल तक की एज ग्रुप की फीमेल को। नेक्स्ट इज एन एडल्ट मेट विथ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट RTA एंड हैड लैसरेटेड वुंड, he was given TT 8 years back, which of the following is to be given। यदि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आपको मिलता है, लैसरेटेड वुंड है उसके लिए, उसको टिटनेस टॉक्साइड है जो 8 साल पहले दिया गया था, तो अब हम उसको इस बार क्या देंगे? ऑप्शन में है TT 1 डोज प्लस TIG, TT 1 डोज प्लस ATS, TT 2 डोज एट मंथली इंटरवल एंड प्लस ATS, TT 2 डोज एट मंथली इंटरवल। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट को हम क्या देंगे? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ए, TT का जो 1 डोज है, एंड जो नेक्स्ट चीज़ इसमें देंगे आप हम क्या होगा? TIG यहाँ पर दिया जाएगा, टिटनस इम्यून ग्लोबुलिन एंड टिटनस टॉक्साइड है, दोनों उसके लिए दिए जाएंगे। यदि आपको पेशेंट की ज़्यादा हिस्ट्री भी पता नहीं है तब भी आप ऐसे केस में पेशेंट को ये चीज़ दे सकते हैं। नेक्स्ट है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज एंड इन डिलीवरी यूनिट स्टार्टेड ऑन IV इन्फ्यूजन ऑफ ऑक्सीटोसिन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच एक्शन टू बी इंक्लूडेड इन प्लानिंग ऑफ केयर। तो यहाँ पर आपके लिए ऑक्सीटोसिन IV इन्फ्यूज़ किया जा रहा है, तो कौन सी प्लानिंग ऑफ केयर इंक्लूड होगी आपके हिस्ट्री में, जो आप केयर प्लान बना रहे हैं उसमें? ऑप्शन में नो एम्बुलेशन, इनकरेज पेल्विक एक्सरसाइज, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, टाइट्रेटिंग द डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्शन। तो आप यदि ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से है जो ऑक्सीटोसिन को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग मैग्नीशियम सल्फेट टू अ क्लाइंट विथ प्री एक्लेम्सिया द नर्स अंडरस्टैंड दैट द ड्रग इज गिवन टू। तो प्री एक्लेम्सिया के मैनेजमेंट में क्या दिया जाता है? MgSO4। तो MgSO4 क्यों दिया जाता है? प्रिवेंट द सीजर्स, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, स्लो द प्रोसेस ऑफ लेबर या फिर इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन। तो जो प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट में MgSO4 क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि सीजर्स से प्रिवेंट करने के लिए, पेशेंट को सीजर्स ना आ पाए उसको प्रिवेंट करने के लिए। यदि हाँ ओनली ब्लड प्रेशर बस मेंटेन करना होता तो हम मिथाइल डोपा दे देते, बट यहाँ पर प्री एक्लेम्सिया में मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है, तो क्यों दे रहे हैं हम? सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर which of the following would not be an appropriate nursing intervention to prevent heat loss except। तो हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए सभी इंटरवेंशन नहीं है बट कोई एक है, यहाँ पर है would not be an appropriate, मतलब कि नहीं है, हीट लॉस को हम इन चीज़ों से प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट कोई एक चीज़ है जिससे हम कर सकते हैं, तो वो क्या है? ऑप्शन में प्लेस द क्रिब बिसाइड द बॉल, डूइंग कंगारू केयर, बाय यूजुअल मैकेनिकल प्रेशर या फिर ड्राइंग एंड रैपिंग द बेबी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो क्या होगा? तो हम यहाँ पर हीट लॉस किस है जो प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे किसी से भी, बट किसी एक चीज़ से है जो हीट लॉस प्रिवेंट होगी, तो वो क्या होगी? प्लेस द क्रिब बिसाइड द बॉल। नेक्स्ट है यहाँ पर अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ वेजाइनल स्टेनिंग बट नो पेन, clients reveals amenorrhea for the last 2 months and pregnancy was confirmed at after first missed period, the tentative diagnosis is। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक क्लाइंट है जो एडमिट हुई है हॉस्पिटल में, वेजाइनल स्टेनिंग है बट पेन नहीं हो रहा है, क्लाइंट्स रिवील करती है कि लास्ट 2 मंथ से उसको क्या है? एमेनोरिया की सिचुएशन है, मतलब कि पीरियड्स मिस है, प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी फर्स्ट मंथ के पीरियड को मिस होने के बाद। तो यहाँ पर टेंटेटिव डायग्नोसिस क्या होगा?
ऑप्शन में मिस्ड अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो यहाँ पर जो सिचुएशन डेवलप हुई है वो क्या है, थ्रेटेंड अबॉर्शन की। क्या है यहाँ पर, थ्रेटेंड अबॉर्शन की सिचुएशन है, क्योंकि पेन नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये किस टाइप का अबॉर्शन होगा, ये होगा थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी, क्योंकि वेजाइनल स्टेनिंग है बट यहाँ पर किसी भी तरीके से पेन नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, थ्रेटेंड अबॉर्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग अ ग्रुप ऑफ वुमेन टू चेंज देयर एप्टीट्यूड रिगार्डिंग फीमेल चाइल्ड इज। तो फीमेल चाइल्ड को लेके यदि हमें बहुत सारे ग्रुप की फीमेल को बताना है कि उनका जो एटीट्यूड है गर्ल्स चाइल्ड को लेके हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आज भी देश में बहुत सारे जगह ऐसा माना जाता है कि गर्ल्स चाइल्ड को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती था। इवन आपने गांव में बहुत सारे विलेज में देखा भी होगा कि किसी के यहाँ 4 लड़की हो गई हैं बट वो फिर भी लड़के होने का वेट करते हैं। तो यही यहाँ पर यदि हमें यही मेंटेलिटी चेंज करनी है तो आप किस तरीके से, कौन सी टीचिंग मेथड है जो अपनाएंगे। ऑप्शन में रोल प्ले, सिंपोजियम, डिस्कशन या फिर लेक्चर। तो ग्रुप ऑफ वुमेन में समझाना, किसी एक पर्टिकुलर को हमें नहीं बताना है कि हम डिस्कस कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। यदि पूरे ग्रुप में बताना है तो रोल प्ले करके हम उसके लिए चीज़ बताएंगे। कैसे, रोल प्ले करके। नेक्स्ट है यहाँ पर, क्लाइंट हैज अंडरगोन बोन बायोप्सी, विच नर्सिंग एक्शन शुड द नर्स डूइंग आफ्टर द प्रोसीजर। तो बोन बायोप्सी के बाद आप एज अ नर्स कौन सा एक्शन है जो लेंगी। ऑप्शन में एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक बाय IM, मॉनिटर वाइटल साइन, मॉनिटर द साइट फॉर ब्लीडिंग, स्वेलिंग एंड हेमाटोमा फॉर्मेशन, या फिर कीप एरिया इन न्यूट्रल पोजीशन। तो यहाँ पर क्या एक्शन है जो आप लेंगे। तो बोन बायोप्सी के बाद जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आफ्टर द प्रोसीजर, आप साइट फॉर ब्लीडिंग, स्वेलिंग और हेमाटोमा का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा उसके लिए मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, 4 आवर आफ्टर अ कार्डियक कैथेटराइजेशन द नर्स असिस्ट द चाइल्ड एंड नोट सम माइनर ब्लीडिंग एट द इंसर्शन साइट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स डू नेक्स्ट। तो यहाँ पर 4 घंटे के बाद कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद आप एक बच्चे को असिस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि जहाँ से कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है उस साइड पर ब्लीडिंग हो रही है, माइनर ब्लीडिंग हो रही है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। ऑप्शन में कॉन्टैक्ट द फिजिशियन, अप्लाई प्रेशर डायरेक्टली ऑन द साइट, चेंज द ड्रेसिंग, या फिर अप्लाई प्रेशर 1 इंच अबव द साइट। तो यहाँ पर कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है, तो ऐसे केस में यदि आपको डायरेक्ट ब्लीडिंग को स्टॉप करना होता तो प्रेशर कहाँ लगाते, जिस साइड पर ब्लीडिंग हो रही है। बट यहाँ पर कार्डियक कैथेटराइजेशन का पेशेंट है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इंसर्शन साइट से, जहाँ पर कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है उससे 1 इंच ऊपर, अबव द साइट 1 इंच ऊपर, इंसर्शन साइट के 1 इंच ऊपर हम प्रेस करके देखेंगे। नेक्स्ट इज, आफ्टर अप्लाइंग अ स्प्लिंट, स्लिंग और एनी अदर इमरजेंसी इमोबिलाइजिंग डिवाइस, यू शुड ऑलवेज। तो यदि आपने स्प्लिंट, स्लिंग या फिर कोई भी अदर ट्रैक्शन वगैरह कुछ भी यूज़ किया है, मोबिलाइजिंग डिवाइस यूज़ की है, तो आप क्या करेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे। ऑप्शन में आस्क द पेशेंट टू अटेम्प्ट टू मूव द सिक्योर्ड पार्ट, चेक प्रॉक्सिमल पल्स, मोटर फंक्शन एंड सेंसेशन, इमीडिएटली ऑब्टेन अ न्यू सेट ऑफ वाइटल साइंस, रीअसेस डिस्टल सर्कुलेशन, सेंसेशन एंड मोटर फंक्शन। तो आप ऐसे केस में यदि आपने स्प्लिंट दिया है, कोई भी स्लिंग, ट्रैक्शन कुछ भी दिया है मोबिलाइजिंग डिवाइस, तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे कि डिस्टल सर्कुलेशन को आप चेक करेंगे, सेंसेशन चेक करेंगे, मोटर फंक्शन चेक करेंगे कि आपने जो भी यहाँ पर मोबिलाइजिंग डिवाइस अप्लाई की हैं उसके बाद ये ज़्यादा टाइट तो नहीं हो गई हैं या फिर कुछ इनमें प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है, वो सब चीज़ यहाँ पे चेक करेंगे। नेक्स्ट इज, a nurse is planning to assess the corneal reflex on unconscious clients, which safest stimulus to touch the client's cornea। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स आप यदि चेक करते हैं अनकॉन्शियस क्लाइंट के लिए, तो कौन सा कॉर्निया का कौन सा रीजन है जो सेफ होगा, जिससे हम सेफ स्टिमुलस का पता कर सकते हैं, या फिर क्या है जिससे हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स को चेक कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी ना होगी। कॉटन वर्ड्स, स्टेराइल टंग डिप्रेसर, स्टेराइल ग्लव्स या फिर विस्प ऑफ कॉटन।
तो यहाँ पर जो आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं वो है विस्प ऑफ कॉटन। टंग डिप्रेशन तो आप अनकॉन्शियस क्लाइंट में, कॉर्नियल रिफ्लेक्स आपको चेक करना है, तो आप यहाँ पर जो चीज़ यूज़ करेंगे वो क्या होगी, विस्प ऑफ कॉटन। नेक्स्ट इज व्हाट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन पेशेंट विथ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया टू प्रिवेंट ट्रिगरिंग द पेन। तो यहाँ पर यदि किसी पेशेंट को ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है तो आप क्या चीज़ है जो उसके लिए कहेंगे, अवॉइड करने को कहेंगे कि आपका जो पेन है और ज़्यादा ट्रिगर ना हो, मतलब और ज़्यादा ना बढ़े। ऑप्शन में ड्रिंक आइस्ड फ्लूइड, च्यू ऑन द अनअफेक्टेड साइड, अप्लाई वार्म कंप्रेस, या फिर अवॉइड ओरल हाइजीन। तो यहाँ पर जब ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके के पेशेंट को क्या कहेंगे, ऐसी कंडीशन जिसमें जो ट्राइजेमिनल नर्व है जिसके कारण आपका फेस में पेन होगा, जब फेस पर पेन होगा, आपके नर्व पेन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर सिचुएशन क्रिएट करने लगते हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि ओरल हाइजीन को अवॉइड करके रखें। क्या करना है आपको कि ओरल हाइजीन को अवॉइड करके रखें। नेक्स्ट है यहाँ पर मैच द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द पर्टिकुलर डिसीज। कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा जिससे किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए टेस्ट है जो यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 26, ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पर आपको मैच करनी है, जोड़ी बनानी है, मैच द पेयर। तो सिक टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो सिक टेस्ट होता है डिप्थीरिया के लिए। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पर डी डाइमर। तो डी डाइमर किसके लिए होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर स्पुटम। तो स्पुटम किसके लिए होता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए। लास्ट बचता है फाइन नीडल बायोप्सी, तो होता है कैंसर के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर क्या होगा वो बनता है बी, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन कैन बी यूज टू प्रिवेंट इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन एन अनकॉन्शियस क्लाइंट। तो हमें आईसीपी बढ़ने से रोकना है, प्रिवेंट करना है किसी अनकॉन्शियस क्लाइंट में, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन में प्रोवाइड एनवायरमेंटल सिचुएशन, टर्न हेड साइड टू साइड एवरी आवर, विथ होल्ड राइल्स ट्यूब फीडिंग, मेंटेन 15 डिग्री एलिवेशन ऑफ हेड एंड ऑफ द बेड। तो ऐसे केस में आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आईसीपी इंक्रीज होने से हमें प्रिवेंट करना है, बढ़ने से रोकना है, तो हम हेड एंड को थोड़ा सा क्या करके रखेंगे, एलिवेट करके रखेंगे 15 डिग्री एंगल तक। नेक्स्ट इज नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ एक्टिव अपर जीआई ब्लीडिंग, व्हाट शुड बी डन क्लाइंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर। तो एक्टिव अपर जीआई ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम 24 आवर तक क्या करेंगे। ऑप्शन में रेगुलर डाइट, स्किम्ड मिल्क, नथिंग बाय माउथ, या फिर क्लियर लिक्विड। तो ऐसे केस में आप करेंगे कि नथिंग पर ओरल, एनपीएल है जो, एनपीओ है जो कर देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज इन थ्राम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। तो यहाँ पर डिसीज़ की प्रोग्रेस को रोकने के लिए हम जब पेशेंट क्या है उसको थ्राम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस की सिचुएशन है तो उसको उसके जो कॉम्प्लिकेशन और उसकी प्रोग्नोसिस है उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर, कंट्रोलिंग द डायबिटीज़, वेट रिडक्शन, या फिर सजेशन ऑफ स्मोकिंग। तो यहाँ पर ऐसे केस में आप है जो क्या करेंगे, तो ऐसे केस में आप सजेशन ऑफ स्मोकिंग, थ्राम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस है यदि को क्या है, थ्राम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, जिसके लिए बर्गर डिसीज़ भी कहा जाता है, चीज़ आपको याद रखना है। बर्गर डिसीज़ कहा जाता है जिसमें ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होने लगती है और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा तो पूरा जो क्या है नैरो होने लगेंगी ब्लड वेसल्स और क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। और जनरली इसका मेन रीज़न क्या होता है बर्गर डिसीज़ का और थ्राम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस का, वो होता है स्मोकिंग। तो ऐसे केस को हमें प्रिवेंट करने के लिए, डिसीज़ की प्रोग्रेस को रोकने के लिए क्या करेंगे, हम स्मोकिंग को स्टॉप करवाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन ट्रांसफरिंग अ पेशेंट फ्रॉम अ बेड टू अ चेयर, नर्स शुड यूज विच 1-2 मसल्स टू अवॉइड बैक इंजरी। तो
तो यहाँ पर यदि किसी पेशेंट को आप बेड से चेयर पर शिफ्ट करते हैं तो आप कौन सा है जो मसल्स की इंजरी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर करेंगे? एब्डोमिनल मसल, बैक मसल, लेग मसल या फिर अपर आर्म मसल। तो जो आप इंजरी प्रिवेंट करने के लिए करेंगे वो क्या होगी? लेग मसल की इंजरी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्यों? क्योंकि बेड टू चेयर पर यदि आप पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो ऐसे केस में इनकेस पेशेंट खड़ा होता है तो उसकी स्टैंड अप होता है तो उसकी लेग मसल्स पर पूरा इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन में है हाइड्रोसेफेलस, प्री मैच्योरिटी, पॉलीहाइड्रोमनियस या फिर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? प्री मैच्योरिटी। नेक्स्ट इज कॉर्ड प्रोलैप्स इज डिफाइंड एज। तो कॉर्ड प्रोलैप्स के लिए क्या टर्म है जो यहाँ पे, क्या डेफिनेशन है जो यहाँ पे यूज़ की जाएगी? ऑप्शन में व्हेन साइज ऑफ कॉर्ड इज शॉर्ट, कॉर्ड हैविंग मल्टीपल इन्फेक्शन, कॉर्ड इज लाइंग इनसाइड द वेजाइना या फिर कॉर्ड लाइज बाय द साइड ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। तो जो यहाँ पर करेक्ट टर्म यूज़ होगा वो क्या हो? कॉर्ड हैविंग द मल्टीपल इन्फेक्शन। 32 का आंसर यहाँ, सॉरी आपका जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा थर्ड, कॉर्ड इज लाइंग इनसाइड द वेजाइना। क्या होगा? कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब कॉर्ड इज लाइंग इनसाइड। क्वेश्चन नंबर 33, पेप स्मीयर टेस्ट हैज़ बीन इफेक्टिव इन स्क्रीनिंग। तो पेप स्मीयर टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर या फिर यूट्राइन कैंसर। तो पेप स्मीयर होता है सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट इज द नर्स टीच दैट द मोस्ट फ्रिक्वेंट साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो आईयूडी के आपको यहाँ पर साइड इफेक्ट बताना है, क्या होंगे? ऑप्शन में है अ ट्यूबल प्रेगनेंसी, रप्चर ऑफ द यूट्रस, एन एक्सपल्सन ऑफ द आईयूडी या फिर एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? डी, क्योंकि ब्लीडिंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है किसका? आईयूडी का। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। नेक्स्ट इज व्हेन टीचिंग क्लाइंट्स टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ ओवुलेशन बाय टेकिंग द बेसल टेम्परेचर, नर्स एक्सप्लेन दैट द चेंज इन द बेसल टेम्परेचर ड्यूरिंग ओवुलेशन। तो यहाँ पर आपको जो एक नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड अपनाई जाती है जिसमें बॉडी का जो बेसल टेम्परेचर है जो रिकॉर्ड किया जाता है पूरे मंथ का, तो यहाँ पर ओवुलेशन है जो कैलकुलेट कर पाएंगे आप। तो कब है जो टाइम आपका चेंज होगा ओवुलेशन के टाइम पर? तो ऑप्शन में ड्रॉप स्लाइटली एंड देन राइसेस, राइज सडनली एंड देन फॉल्स, राइज मार्कली एंड रिमेन्स हाई, ड्रॉप मार्कली एंड रिमेन्स लोअर। सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज ड्रॉप स्लाइटली एंड देन राइसेस। दैट मीन्स जो टेम्परेचर है क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, सॉरी कम होगा एंड देन हाई होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, पेनफुल मिक्चुरेशन इज टर्म्ड एज। तो पेनफुल मिक्चुरेशन के लिए जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? डिसयूरिया, एनीयूरिया, पॉलीयूरिया फिर ओलिगोयूरिया। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डिसयूरिया, क्योंकि जहाँ पर भी वर्ड डिस जुड़ जाता है दैट मीन्स कुछ पेन है। पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन का पास आउट होना, ओलिगोयूरिया का मतलब होता है 400 ml से भी कम यूरिन है जो पास आउट होना, एनीयूरिया का मतलब होता है कि 100 ml तक यूरिन पास आउट होना। नेक्स्ट है यहाँ पर CPAP मार्क, डिवाइस दैट मेंटेन्स पॉजिटिव प्रेशर विद इन द एयरवे थ्रू द रेस्पिरेटरी साइकिल कीप्स दैट एल्वुलाई। CPAP मार्क कीप दैट एल्वुलाई। तो CPAP मार्क है जो क्या करेगा? ऑप्शन में पार्शियली इन्फ्लेट इवन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, completely inflated even during expiration, partially inflated even during inspiration या फिर completely inflated even during the inspiration। तो यहाँ पर जो CPAP मार्क है इसका एक्शन क्या होगा? यहाँ पर partially inflated even during the expiration, जब आप सांस छोड़ते हैं उस टाइम पर भी ये हाफ है जो क्या होगा? इन्फ्लेटेड होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट व्हेन एन IV इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट। तो IV यूजन इन्फिल्ट्रेशन के लिए आप एज ए नर्स क्या करेंगे? एलिवेट द साइड, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन, अटेम्प्ट टू फ्लश द ट्यूब या फिर अप्लाई वार्म मॉइस्ट कंप्रेस। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन। नेक्स्ट इज मिस्टर राजू अंडरवेंट सर्जरी अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया एज अ पोस्ट ऑपरेटिव नर्स, विच पोजिशन यू पुट द पेशेंट इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड।
तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद कौन सी पोजीशन दी जाती है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। फुट एंड एलिवेशन, हेड एंड एलिवेशन, फॉलोअर्स पोजीशन या फिर सुपाइन पोजीशन। तो यहाँ पर जो पोजीशन दी जाती है फुट एंड एलिवेटेड पोजीशन है जो पेशेंट को दी जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर टू असिस्ट द किडनी फंक्शन ऑफ अ पेशेंट विथ इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर द नर्स मेजर्स हिज आवरली यूरिन आउटपुट, शी शुड नोटिफाई द फिजिशियन इफ। तो यदि आप इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर पेशेंट को यूज़ किया गया है, आवरली मतलब हर एक घंटे का यूरिन आउटपुट आप मेज़र करते हैं, तो फिजिशियन को आप कब है जो नोटिफाई करेंगे। यूरिन आउटपुट इज लेस देन 30 ml पर आवर, रेस्पिरेटरी रेट इज 28 बीट्स पर मिनट, पल्स रेट इज 80 बीट्स पर मिनट, टेम्परेचर इज 100 डिग्री फ़ारेनहीट। तो कब आप डॉक्टर को नोटिफाई करेंगे, जब यूरिन आउटपुट कितनी हो जाए, लेस देन 30 ml पर आवर तक के हो जाए। नेक्स्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन चाइल्ड विथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड एपिलेप्सी। जो मेडिसिन यूज़ की जाती है ADHD के साथ साथ पेशेंट बच्चे को एपिलेप्सी भी है, तो एम्फेटामाइन, इमिप्रामाइन, हेलोपेरिडोल या फिर लिथियम। तो जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो होती है यहाँ पर हेलोपेरिडोल, क्योंकि बच्चे के लिए साथ में क्या भी है यहाँ पर, एपिलेप्सी भी है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर भी है। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूरोलॉगिज्म आर कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूरोलॉगिज्म किस पेशेंट में देखने को मिलेगा, डिप्रेशन में, मैनिया में, सिजोफेनिया में या फिर डिस्फेजिया में। तो जो पेशेंट को देखने को मिलेगा न्यूरोलॉगिज्म कब देखने को मिलता है, सिजोफेनिया में। नेक्स्ट इज एट्रोपिन ड्रग इज गिवन जस्ट हाफ एन आवर बिफोर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी 2। तो ECT के पहले एट्रोपिन दी जाती है, तो एट्रोपिन का यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन पूछा है, ECT के पहले क्यों दी जाती है। डिक्रीज द ओरल सीक्रेशन, इंक्रीज द ओरल सीक्रेशन, इंक्रीज इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, फिर डिक्रीज इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। तो सीक्रेशन, ओरल सीक्रेशन को कम करने के लिए ECT के पहले एट्रोपिन ड्रग है जो दी जाती है, क्योंकि जब सीक्रेशन कम होगा, तो यदि इन केस कुछ भी सीक्रेशन होता है माउथ से ओरली, तो क्या हो सकता है, एस्पिरेशन की सिचुएशन है जो ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है यहाँ पर, ओरल सीक्रेशन को कम करने के लिए एट्रोपिन दी जाती है ECT के पहले। नेक्स्ट इज स्टेरियोटाइप मूवमेंट इज मेंटल डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज। तो मेंटल डिसऑर्डर में स्टेरियोटाइप मूवमेंट क्या कहलाते हैं, कैटाप्लेक्सी, परजर्वेशन, मैनरिज्म या फिर नेगेटिविज्म। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मैनरिज्म। किसी भी एक ही पोजीशन में आपका बैठ के रह जाना। नेक्स्ट इज क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट ब्लेम फैमिली एनवायरनमेंट फॉर हिज एल्कोहलिज्म, दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज कॉल्ड। दैट मीन्स कि आप अपने गलती को किसी दूसरे पर ब्लेम करते हैं। कोई एल्कोहलिक पेशेंट है, कहता है कि वो अपनी फैमिली के एनवायरनमेंट के कारण शराब पीता है, तो अपना ब्लेम किसी दूसरे पर लगा रहा है। तो ये क्या है, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है। ऑप्शन में प्रोजेक्शन, डिनाइल, सब्लिमेशन या फिर रेशनलाइजेशन। तो जो यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ हो रही है वो क्या है, प्रोजेक्शन, किसी दूसरे पर अपना ब्लेम देना। नेक्स्ट इज ग्लासगो कॉमा स्केल इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो ग्लासगो कॉमा स्केल है किसके लिए यूज़ की जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जो ग्लासगो कॉमा स्केल यूज़ होती है कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर इज कॉल्ड। मिडिल ईयर इन्फेक्शन क्या कहलाता है, ओटाइटिस मीडिया, मास्टोइडाइटिस, साइनसाइटिस या फिर लेविरिंथाइटिस। तो यहाँ पर जो मिडिल ईयर इन्फेक्शन पूछा है तो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट रूल ऑफ 9 इज यूज्ड इन द असेसमेंट ऑफ। तो रूल ऑफ 9 यूज़ किया जाता है बर्न पेशेंट के लिए, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका बी। नेक्स्ट इज ग्लूकोमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ। तो ग्लूकोमा का जो पर्टिकुलर पैटर्न है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस टाइप से डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्टिक नर्व डैमेज, इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड लॉस ऑफ विजन। ऑप्टिक नर्व डैमेज, डिक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड लॉस ऑफ विजन। नेस्टैग्मस, इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड लॉस ऑफ विजन। नेस्टैग्मस, डिक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड लॉस ऑफ विजन। तो यहाँ पर जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो वे होता है ग्लूकोमा में, फर्स्ट होता है यहाँ पर ऑप्टिक नर्व डैमेज, देन IOP है जो बढ़ जाता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, देन आफ्टर विजन लॉस होगा। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ए।
नेक्स्ट इज हाई लेवल ऑफ द हार्मोन कॉर्टिसोल फॉर लॉन्ग टाइम इज टर्म्ड एज, यदि लंबे टाइम तक कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो ये क्या डिसीज कहलाएगी? एडिसन्स, डायबिटीज़, कुशिंग सिंड्रोम या फिर डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो ये जो डिसीज़ कहलाएगी क्या कहलाएगी? कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट है यहाँ पर 140 MCQs है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, अ 50-year-old चाइल्ड हैज़ बिटन बाय अ स्ट्रे डॉग, द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैनेजमेंट। तो यदि 5 साल के बच्चे को स्ट्रे डॉग ने बाइट कर दिया है तो करेक्ट मैनेजमेंट क्या होगा? एंटी रेबीज सीरम, सूचरिंग ऑफ वुंड टीटी, एंटी रेबीज सीरम, सूचरिंग ऑफ वुंड प्लस वैक्सीन, वैक्सीन सूचरिंग ऑफ वुंड टीटी, वैक्सीन सूचरिंग ऑफ वुंड एंड ओनली। तो यहाँ पर जो करेक्ट मैनेजमेंट होगा वो होगा एंटी रेबीज सीरम, सूचरिंग द वुंड एंड वैक्सीन। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा? बी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज के लिए डायरेक्टली क्या है जो इफेक्ट करेगा? HDL, LDL, VLDL या फिर VHDL। तो यहाँ पर कोरोनरी हार्ट डिसीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे वो क्या होंगे? यहाँ पर वो होंगे LDL। क्या होंगे? LDL। तो यहाँ पर जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के लिए वो क्या होंगे? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या होंगे? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो यहाँ पर HDL और LDL के बीच का जो एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे याद रखें। तो HDL को क्या कहा जाता है? गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या कहा जाता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। और उनको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ब्लड में एक्सेस फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो उसको लिवर तक लेके जाते हैं। और जो LDL होते हैं वो क्या करते हैं? जो कोलेस्ट्रॉल होता है उस आपकी सेल्स से उसको सीधा सेल्स में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल होगा वो HDL है और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL। तो यही मोस्ट कॉमन कॉज बनता है किसके लिए? कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के लिए, ब्लॉकेज के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज अ मेल vasectomized 9 months back and has hid by presented with pregnancy 8 months later, the commonest causes। तो यदि किसी मेल की वैसेक्टॉमी हुई है 9 महीने पहले, बट प्रेजेंट में उसकी वाइफ 8 महीने के बाद है जो प्रेग्नेंट हुई है, तो यहाँ पर क्या है जो रीज़न होगा इसका? रीकैनलाइजेशन ऑफ ट्यूब्स, फेलियर ऑफ मेल टू यूज़ कॉन्डोम बिफोर वैसेक्टॉमी, फेलियर ऑफ मेल टू यूज़ कॉन्डोम आफ्टर वैसेक्टॉमी, वुमेन वॉज प्रेग्नेंट बिफोर हस्बैंड अंडरवेंट वैसेक्टॉमी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर 9 months बैक हैड हिज वाइफ, तो मेल की वैसेक्टॉमी हुई है, बट 9 month के बाद उसकी वाइफ क्या है? प्रेजेंट में प्रेग्नेंट है 8 month की। तो यहाँ पर क्या कॉज होगा? तो वैसेक्टॉमी के 90 days तक क्या किया जाता है? जो मेथड्स होती हैं, फैमिली प्लानिंग मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वो अपनाई जाती हैं। तो ऐसे केस में जो यहाँ पर रीज़न होगा इस चीज़ का वो होगा फेलियर ऑफ मेल टू यूज़ कॉन्डोम आफ्टर द वैसेक्टॉमी। क्योंकि वैसेक्टॉमी के 90 days तक, 3 month तक क्या करना पड़ता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो यूज़ की जाती हैं। तो ऐसे केस में जो मेल ने जिस पर्सन की वैसेक्टॉमी हुई है उसकी जो कॉन्डोम है वो फेल रही है या फिर उसने यूज़ नहीं की है। नेक्स्ट इज अ 37 weeks प्रेग्नेंट वूमेन अटेंड्स एन एंटीनेटल क्लिनिक एट प्राइमरी हेल्थ center. She has not had any antenatal care till now. The best approach regarding tetanus immunization in this case would be to 37 वीक की प्रेग्नेंट वूमेन ने पहले कभी भी अपना चेकअप नहीं लिया है, वो सीधा 37 वीक में ही हॉस्पिटल गई है एंटीनेटल केयर के लिए। तो ऐसे केस में आप उसके लिए जो TT वैक्सीन देना है तो किस तरीके से देंगे? गिव अ डोज ऑफ TT एंड एक्सप्लेन द नीड फॉर सेकेंड डोज आफ्टर 4 weeks. Do not waste the TT vaccine as it would anyhow be of no use in this pregnancy. Give 1 dose of TT and explain that it will not be useful for this pregnancy. Give her anti-tetanus immunoglobulin along with TT vaccine. तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि उसके लिए 1 डोज दे देंगे TT का
एंड देन आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि 4 वीक बाद है जो आप फिर से आना सेकेंड डोज के लिए, क्योंकि इसके पहले ना तो उसने अपना चेकअप लिया है ना वो आई है अपने चेकअप के लिए। तो ऐसे केस में आप उसको फर्स्ट डोज दे देंगे 37 वीक में ही, एंड देन आफ्टर उसको 4 वीक के बाद आने के लिए फिर से कहेंगे। नेक्स्ट इज कुस्माल ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विद, तो ये एक गोल्डन साइन है किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ को लेके। तो डिजीज़ क्या है? कुस्माल ब्रीदिंग। ऑप्शन में निमोनिया, कार्डियक अरेस्ट, पल्मोनरी एम्बुलेंस या फिर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो ये जो साइन होगा ये क्या है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का। बैड ब्रीदिंग, जिसको हम बैड स्पेल ब्रीदिंग कहेंगे, तो क्या है? कुस्माल ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो पार्ट कौन सा है? ऑप्शन में इंटरस्टियल, इस्थमस, इन्फंडिबुलम या फिर एम्पुला। तो सबसे नैरोएस्ट पार्ट है वो क्या है? वो इंटरस्टियल स्पेस। नेक्स्ट इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओवम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम फॉर्मेशन के लिए? एस्ट्रोजन, ल्यूटनाइजिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। तो जो यहाँ पर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज विच हार्मोन इज नेसेसरी फॉर अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी, तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन है जो नेसेसरी होगा? तो वो होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी में ही हार्मोन प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट इज लेग क्रैम्प्स इन थर्ड ट्राइमेस्टर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन, तो लेग क्रैम्प होते हैं कब? थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के। तो ये किसके कारण होते हैं? जिंक डिस्टर्बेंस के कारण, आयरन, कैल्शियम या फिर नियासिन की कमी के कारण। तो ये होते हैं कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट इज विच वन इज द लॉन्गेस्ट डायमीटर इन एंटीरियो पोस्टीरियर ऑफ फीटल हेड, एंटीरियो पोस्टीरियर फीटल हेड में सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर कौन सा है? मेंटो वर्टिकल, सब ऑक्सीपिटल, प्रैग्मेटिक, ऑक्सीपिटो फ्रंटल या फिर सब मेंटो वर्टिकल। So here is the correct answer is mento vertical. Mento vertical is the longest diameter in fetal head. Next is pathological repetition of speech of other person is referred as. तो पैथोलॉजिकल रिपीटेशन हो रहा है यदि किसी दूसरे का सुन के आप भी करते हैं, तो क्या? इकोपरेक्सिया, इकोलेलिया, एफोसिया या फिर एप्रेक्सिया। तो इसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? इकोलेलिया। आप जो बोल रहे हैं आपके सामने जो पेशेंट है उसी चीज़ को रिपीट करेगा। नेक्स्ट इज A young lady presented with repeated episodes of overeating followed by vomiting. She is probably suffering from. तो यहाँ पर आप खाना खाते हैं बार बार एंड देन वॉमिट कर देते हैं, तो ये क्या है? बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, वेइन्स ईटिंग डिसऑर्डर है फिर पाइका। तो एक तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर ही है, इसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें जोड़ी बनानी है। मैच दी फॉलोइंग। ऑप्शन है रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेक्शन वर्ड फॉर वर्ड, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन सिंगल पॉइंट, रेस्टलेसनेस, डिफिकल्टीज इन सिटिंग, क्लाउडेड कॉन्शियसनेस, वेदर अटेंशन कांट बी सस्टेन्ड। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेक्शन वर्ड फॉर वर्ड, तो ये होगा वर्बेटिम। क्या होगा यहाँ पर? वर्बेटिम। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन सिंगल पॉइंट, तो ये होगा फोकसिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर रेस्टलेसनेस, डिफिकल्टीज इन सिटिंग, तो क्या? एकैथेसिया। फिर आता है क्लाउडेड कॉन्शियसनेस, वेदर अटेंशन कांट बी सस्टेन्ड, तो ये डेलीरियम। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 63 का फर्स्ट का क्या है यहाँ पर? बी, सेकेंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का सी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है यहाँ पर आफ्टर अ सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू मिस्टर किरण फेल्ट रिलैक्स्ड एंड काम, ही स्टॉप्ड स्वेटिंग एंड फेल्ट हंग्री, विच पार्ट ऑफ हिज नर्वस सिस्टम वॉज एक्टिवेटेड। तो आपकी जॉब मिल गई है, आप जॉब के बाद बहुत ज़्यादा काम फील कर रहे हैं, शांत फील, रिलैक्स हैं, तो आपकी स्वेटिंग हो रही थी, आपको वो स्टॉप हो गई है और आपको भूख लगाई है। तो ये कौन सा नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो यहाँ पे काम कर? सिंपैथेटिक, सोमेटिक, पैरासिम्पैथेटिक या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर कौन ये काम कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक। नेक्स्ट इज मेटालिक टेस्ट इज द साइड इफेक्ट ऑफ कॉमनली एसोसिएटेड विथ, तो कौन सी मेडिसिन लेने के बाद आपको मेटालिक टेस्ट है जो लगेगा? हेलोपेरिडोल, कार्बामेजेपाइन, बेंजोडाइजापाइन या फिर लिथियम।
तो ये जो इफेक्ट आपको हो रहा है, ये हो रहा है लिथियम के कारण। मेटल टेस्ट है जो किस मेडिसिन के कारण हो रहा है, लिथियम के कारण। नेक्स्ट इज इवान पाब्लो हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ। तो इवान पाब्लो ने कौन सी थ्योरी दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग, हियरची ऑफ नीड्स या फिर ड्रीम एनालिसिस। तो जो इवान पाब्लो ने जो थ्योरी दी थी यहाँ पर, वो कौन सी थ्योरी है? तो वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट इज पेशेंट सीज अ रोप एंड फील्स लाइक अ स्मोक इज कॉल्ड। तो पेशेंट रस्सी को देख के स्नेक की फील आ रही है, उसको ये क्या है? इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, डेल्यूजन या फिर डीपर्सनलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है? इल्यूजन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी रजिस्टर टू द शॉर्ट टर्म स्टोर डिपेंड्स ऑन। तो आप सेंसरी रजिस्टर से शॉर्ट टर्म के लिए अपनी कुछ चीज़ें क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो क्या है? अटेंशन, रिहर्सल बफर, सेंसेशन या फिर एक्टिव रिहर्सल। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका अटेंशन। नेक्स्ट इज वाइल परफॉर्मिंग द साइकोमेट्रिक असेसमेंट द नर्स आस्क द क्लाइंट्स टू अ स्टोरी ऑन गिवन पिक्चर। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज नोन एज। तो यहाँ पर एक नर्स यदि किसी पर्सन का साइकोमेट्रिक असेसमेंट करती है तो आप उस पेशेंट से कहेंगे कि आप कुछ भी चीज़ उसको बताते हैं तो उसके बारे में बताइए। तो किस टाइप का असेसमेंट है? रॉर्सच, इंक ब्लॉट टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट या फिर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो यहाँ पर आपने उस पेशेंट से क्या पूछा है? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। आपने उसको कोई एक मूवी या इमेज दे दी और कहा कि इसके बारे में आप स्टोरी बताएं। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन इज। तो एसिमिलेशन क्या है? पॉलिटिकल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस या फिर हिस्टोरिकल प्रोसेस। तो जो एसिमिलेशन है ये क्या है? ये सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन हाउ मेनी आवर आफ्टर बर्थ। तो बेबी डिलीवर होने के कितने टाइम के बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है? 0 to 1 आवर, 1 to 2 आवर, 2 to 3 आवर, फिर 12 to 24 आवर। तो ब्रेस्ट फीडिंग है जो जनरली 0 to 1 आवर। डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी है तो 30 मिनट के बाद, यदि सिजेरियन है तो 1 आवर के बाद, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाते हैं हम तो 0 to 1 आवर के बाद एज सुन एज पॉसिबल रहे ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी पड़ती है। नेक्स्ट इज चिकोरी इज यूज्ड एज एन एडल्ट्रेंट फॉर। तो चिकोरी है जो किसमें एक एडल्ट्रेंट है, मिलावट करने के लिए यूज़ होता है। तो किसमें मिलावट करने के लिए यूज़ होगा? ब्लैक पेपर, चिली पाउडर, कॉफ़ी पाउडर या फिर हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर जो चिकोरी यूज़ किया जा रहा है तो ये किसमें मिलाने के लिए यूज़ किया जाएगा? तो चिकोरी को जनरली है जो प्लांट का एक पार्ट है जो कि वाइट और पिंक कलर का होता है। तो किसमें मिलावट के लिए यूज़ होता है? कॉफ़ी पाउडर में जनरली मिलाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अबाउट आशा ट्रू इज ऑल एक्सेप्ट। तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के बारे में सभी चीज़ें सही हैं किसी एक को छोड़कर। दे आर प्रेफरेबली फीमेल्स। देयर इज़ 1 आशा वर्कर पर 1000 पॉपुलेशन। आशा इज स्किल्ड एट बर्थ अटेंडेंट, प्रोवाइड्स प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आशा हैं जो बर्थ अटेंडेंट के लिए स्किल नहीं होती हैं, बाकी ये फीमेल प्रेफर की जाती है आशा वर्कर के तौर पर। 1000 पॉपुलेशन में एक आशा होती है, प्राइमरी मेडिकल केयर प्रोवाइड करवा सकती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इन अ कंकरेंट लिस्ट हेल्थ इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ। कंकरेंट लिस्ट में हेल्थ क्या है? एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सिटीजन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? हेल्थ इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड अकॉर्डिंग टू WHO एक्सेप्ट। तो ओरल रिहाइड्रेशन के ORS के सभी पार्ट हैं किसी एक को छोड़कर। NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है यहाँ पर, KCl, MgCl2 या फिर NaCl। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा MgCl2। बाकी यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, बट यहाँ पर MgCl2 नहीं होगा। नेक्स्ट ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग। तो हीमोडायलिसिस के टाइम पर कौन सा है जो एजेंट यूज़ किया जाएगा जिससे हम ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं? एस्प्रिन, वारफरिन, पेनिसिलिन या फिर हेपेरिन। तो जो यहाँ पर एजेंट यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? हेपेरिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अभी हम 10 क्वेश्चन और देखेंगे एंड जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि इससे आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हेड इंजरी मैनिटोल इज गिवन टू। तो हेड इंजरी में मैनिटोल है जो क्यों दिया जाता है? इंक्रीज आईसीपी, डिक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईओपी और डिक्रीज आईओपी किसके लिए है जो दिया जाता है? तो मैनिटोल किसके लिए दिया जाता है? इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने के लिए। नेक्स्ट इज जॉन्स क्राइटेरिया इज यूज टू डायग्नोस। तो जॉन्स क्राइटेरिया किसको डायग्नोस करने के लिए यूज होता है? ट्यूबरक्लोसिस, रीनल फेलियर, रोमेटिक फीवर या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए। तो जॉन्स क्राइटेरिया यूज होता है रोमेटिक फीवर के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, एपिनेफ्रिन गिवन फॉर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हेल्प्स टू रिजर्व द इफेक्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन बाय। तो एपिनेफ्रिन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में दिया जाता है। तो यहाँ पर एक क्या करेगा? एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के लिए डायलेटिंग द ब्लड वेसल, इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्रोंक्यूल्स या फिर डायलेटिंग द ब्रोंक्यूल्स। तो इसका जो काम होगा यहाँ पर वो क्या करेगा? वो होगा डी, डायलेटिंग द ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन में आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी हो सकती, ब्रोंक्यूल्स पर स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी, उसको क्या करेगा? डायलेट। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे यहाँ पर 140 क्वेश्चन है, जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको नेक्स्ट पार्ट में आज ही इवनिंग तक है जो बता दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, रेगुलर ओरल हाइजीन इज एन एसेंशियल इंटरवेंशन फॉर द क्लाइंट हु हैज़ हैड cerebrovascular accident. Which of the following nurse measures is essential for providing the oral care? तो CBA का पेशेंट है, आप ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे? ओपनिंग द क्लाइंट माउथ विथ अ शार्प टंग ब्लेड, प्लेसिंग द क्लाइंट ऑन द नेक बैक विथ अ स्मॉल फ्लो अंडर द हेड, यूज ब्रश एंड क्लीन द टीथ, पावर वाटर इन द माउथ एंड क्लीन द ओरल कैविटी। तो ऐसे केस में आप इस पेशेंट के ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करेंगे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन नंबर 80 का नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। CBA का पेशेंट है, आप उसकी ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करेंगे? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय एंड हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। आज अच्छे से सरस्वती जी की पूजा करें और अपनी पढ़ाई करें।